हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का जो है क्लास आ गया है, ये जो है लेक्चर नंबर 3 है। लेकिन मतलब ऐसे तो देखा जाए तो लेक्चर नंबर सेकंड है हम लोग का, क्योंकि पहला तो हम लोग जो है परिचय देखे थे। तो ये जो है यूपी पीसीएस आरओ की जो वैकेंसी के लिए जो है हम लोग क्लास चला रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो है यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होती है उसकी भी और आरओ की दोनों की कंबाइंड कोर्स है। ठीक है, आप इसमें अब दोनों का जो है तैयारी कर सकते हैं साथ साथ में। इसमें दोनों की जो है सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई है। इसमें प्री और मेंस की जो है दोनों की सिलेबस आपको तैयार करा के इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप इसमें इसको देखिए और इसको एंजॉय करिए। तो आज हम लोग जो है क्या देखेंगे कि हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे, तो हम क्या देखे थे कि उसमें हम लोग कैसे स्ट्रेटजी को जो है कैसे फॉलो करेंगे और क्या क्या मतलब हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने बताया है कि कैसे कैसे जो है हम लोग को हिस्ट्री का पूरी क्लास जो है कवर करना है, एंशिएंट से लेके और जो मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी है, तो उसे हम कैसे कैसे कवर करेंगे। तो इसको भी उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका एक तरह से रोड मैप है। तो हम वहाँ तक जो है हमको परिचय दे दिए थे, तो कहने के लिए तो ये हमारा जो है ये आज पहला क्लास है। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है छोटी छोटी बातों को भी बहुत जो है बारीकी से बताया जाएगा। तो आपको बताया, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो है भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए इतिहास आप पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको बता दें कि जो है स्रोत है। स्रोत के बिना, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो इतिहास में जो है स्रोतों की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। स्रोत के बिना फिर पता नहीं चल पाता ना। मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए कुछ सोर्स तो चाहिए ना। तो आज हम पहले क्या समझेंगे, इतिहास। आखिर इतिहास कहते किसे हैं। मान लीजिए आप इतिहास तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मल चीज़ आपको पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इतिहास का जो है एक तरह से उसका व्यवहार क्या है, इतिहास मतलब होते क्या है। इतिहास जो है एक मतलब एक कोई काल्पनिक विषय नहीं है जिसे आप सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर आप व्यक्त कर सकते हैं, कि इसे आप कल्पना से जो है इसमें आप जो है तुलना नहीं कर सकते हैं। इतिहास जो है एक अपने आप में क्या है, एक जो है विज्ञान है, यानी साइंस है। ठीक है, इतिहास जो है अपने आप में एक साइंस है, यानी इतिहास में जो है कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी जो है प्रूफ होती है। प्रूफ कैसे होंगी, स्रोतों से। स्रोत कौन कौन से होंगे, एक तो पुरातात्विक होगा और साहित्यिक होगा। ठीक है, इसको जो है पूरी स्रोत को जो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। आपको मैं बता दूं कि देखिए, आप हिस्ट्री में जो है घबराइएगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री जैसे इजी सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कोई और भी है, क्योंकि इसमें आपको जो है अपनी पीढ़ी को भी जानने को मिलता है, फिर विकास कैसे हुआ, हम लोग कहाँ से आए, क्या क्या हुआ, तो उसे हम लोग को जो है जानने को मिलता है। तो इतिहास में जो है स्रोतों या साक्ष्यों का जो है अत्यधिक महत्व होता है। आपको मैंने बताया जो है स्रोत जब तक नहीं रहेगा तब तक वो इतिहास कैसे हो पाएगा। आप जो इसे समझ नहीं सकते ना, इसलिए जो है स्रोतों की जो है इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। साक्ष्यों के बिना इतिहास को इतिहास नहीं माना जा सकता है। इतिहास को जो है हम इतिहास तभी मान सकते हैं जिससे कि जब वो जो है पूर्ण रूप से साक्ष्यों पर जो है खरा उतरे। कहने का मतलब है कि देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमारी, उसको हम लोगों ने किस में रखे थे, प्रागैतिहासिक काल में। यानी वो जो है इतिहास मतलब ऐतिहासिक काल नहीं है। ऐतिहासिक काल इसलिए नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक काल का जो है मापदंड होता है, दो ठे होते हैं मापदंड उसमें। एक जो है पुरातात्विक होता है, मैंने आपको बताया था कल भी, एक पुरातात्विक होता है, दूसरा जो है साहित्यिक होता है। तो इन दोनों अगर जो है एविडेंस अगर आप जो है मिल जाते हैं किसी भी जो इतिहास के जो भी कोई जो संस्कृति है, तो उसे हम जो है इतिहास मान लेते हैं, क्योंकि इतिहास जो है विज्ञान का विषय है। ठीक है, एक तरह से विज्ञान ही है, इस तरह सब्जेक्ट के रूप में से विज्ञान तो नहीं है। एक जो है कला का जो है सब्जेक्ट है, यानी मानवता का, यानी ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट जिसे माना जाता है। लेकिन इसमें विज्ञान का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है किससे होता है, प्रूफ से होता है। अगर आप इतिहास में कुछ प्रूफ नहीं देंगे ना, तो फिर वो इतिहास नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ तो कि जो है मैं इतिहास में पढ़ाऊँगा अब से, मतलब जो भी मैं पढ़ाऊँगा, तो या आप कहीं भी किसी से भी पढ़ते हैं इतिहास को, तो आप एक बात समझ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए क्या होता है कि इतिहास में हम लोग मूलतः क्या पढ़ते हैं। इतिहास में हम लोग इतिहास में जो है परिवर्तन को पढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इतिहास में हमें जो है और कुछ नहीं पढ़ना, और एग्जाम में भी कुछ और नहीं पूछेगा, यही पूछता है, परिवर्तन ही पूछता है। अब परिवर्तन कैसे पूछता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक मनुष्य है, ठीक है, एक मानव है, ठीक है ना, कोई भी अगर एक व्यक्ति है जो है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कई आयाम होते हैं, और मैं आपको इसी आयाम पर पढ़ाऊंगा, और इसी पर जो है आप इस पर रख कर
आप जो है पूरे इतिहास को पढ़ सकते हैं। और यही एकमात्र जो है मूल सूत्र है मेरे हिसाब से। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसका अगर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, एक बात समझ लीजिएगा, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, तो राजनीतिक परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कोई घर में आपके जो है राजनीतिक परिवर्तन, जैसे कि मतलब कि उसका जो है सोचने की समझदारी, यानी उसका मानसिक विकास जो है उसका जैसे हो रहा है, जैसे कि एक तरह से वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका हर आयाम बदलेंगे, एक ही नहीं बदलेगा। जैसे कि आर्थिक परिवर्तन एक यहाँ पर रख लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, जिसको जो है वो क्या हो रहा है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, तो आपको पता है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा ना, तो वो जो है क्या करेगा, उसके पास जो है बहुत सारे परिवर्तन होंगे। कौन कौन से परिवर्तन होंगे? अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति मिलता है, अगर उसका आर्थिक परिवर्तन जो है बदल रहा है, तो उसके जो है सामाजिक परिवर्तन भी बदलते हैं। यानी उसमें जो है उसको जो है समाज में जो रहने का जो ढंग है, यानी उसके पास पैसे वैसे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो वो नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि वो जो है नैतिकता की बातें नहीं करते, यानी उसमें क्या होता है, नैतिक जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन होता है, यानी बहुत बड़े बड़े लोगों से भी संपर्क होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है, उसका मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी, यानी उसके जो है मन जो होता है ना, ठीक है, इसके स्तर पे भी जो है इसमें बदलाव देखने को मिलता है। धार्मिक परिवर्तन, यानी जो अपने देवी देवताओं को वो बदल लेता है, ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जो अपना मतलब बदलाव करता है। यानी ये भी हो सकता है कि वो जो है अपना जो पूजा विधि है उसका, जैसे किसी की पूजा कर रहा हो सकता है कि वो अपने गांव में छोटे से, अपने घर में छोटे से जो है कमरे में देवी देवता की जो है पूजा करके जो है अपनी मूर्ति बनाकर जो है पूजा कर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि वो आगे बढ़ेगा, यानी और उसके पास पैसे आते रहेंगे, तो अब वो छोटी सी मूर्ति में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो जो है कुछ बड़ा करेगा। इस तरह हमारे इतिहास में भी हुआ है, कैसे कैसे मूर्तियों के निर्माण हुए हैं, उसमें इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों के पास, क्योंकि पैसे बढ़े हैं। पैसे मतलब आर्थिक परिवर्तन। फिर क्या होगा, उसका भौगोलिक परिवर्तन बदलता है। यानी एक बात समझ लीजिएगा, ये जो जितने सारे मैंने आयाम लिखे ना यहाँ पे, अगर इसमें से किसी एक में भी अगर परिवर्तन हो गया तो उस व्यक्ति के, आज भी ये जो है व्यवहारिक है, कोई परिवर्तन हो गया तो आज भी किसी में परिवर्तन होता है तो उसके सारे आयामों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप इसे जो है समझिएगा और आप इसे याद रखिएगा कि कोई भी मानव है, कोई भी व्यक्ति है, यदि उसका आर्थिक परिवर्तन बदलता है या उसका राजनीतिक बदलता है या उसका सामाजिक बदलता है, इन सारे आयामों में से, ठीक है, कोई भी एक परिवर्तन होगा तो उसमें सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और हमें जो है इतिहास में इन्हीं परिवर्तनों को पढ़ना है कि मानव जो है कहाँ से कहाँ तक आज आ गया है और कैसे आया है, इस चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो प्राचीन में मानव कैसा था, पाषाण काल में कैसा था, और जो है मध्यकालीन में कैसा था, फिर आज हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, फिर आज हम लोग का ये हाल है, ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन सबको जो है हम लोग को स्टडी करना है और यही परिवर्तन को जो है हम लोग पढ़ना है। आप इतिहास को पढ़ेंगे तो भाई कुछ चाहिए ना आपको आइडिया, आखिर पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे। तो इतिहास पढ़ने के लिए सिंपल से मैं आपको बताऊँ तो इतिहास पढ़ने के लिए जो है स्रोतों की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर जॉब पाना है RO की, ठीक है, तो आप उसको मान लीजिए पाना है और उसमें क्या है, इतिहास को पढ़ना है। तो इसमें दोनों में तो एक तरह से वही बात है, आपको पढ़ना है तो क्या चाहिए, आपको कुछ मटेरियल चाहिए ना, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। इसमें भी वही बात है, आपको इतिहास जो है पढ़ना है, तो इतिहास के बारे में जानना है, तो इसके भी जो है कुछ आयाम होंगे, तभी आप इतिहास को जान पाएंगे। तो आप इतिहास को कैसे पहचान पाएंगे। अब एक बात समझ लीजिए, आपको एक मैं साधारण सी बात बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई आज की जो बीती हुई घटना है, अगर आप शाम को पढ़ते हैं तो आपको याद रहेगा। हो सकता है कि जो है 10 दिन पहले की भी बातें आपको याद हो, 1 साल पहले की भी बातें याद हो, ठीक है, 2 साल पहले की भी बातें याद हो, लेकिन अगर 20 साल पहले की बातें आपसे पूछी जाएँ तो फिर तो मुश्किल है ना। तो इसको जो है हम लोग आज तो मान लीजिए कुछ लोग मतलब हमारी जो विकास हो चुका है, आधुनिकता में आ चुके हैं, तो हम लोग के पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो कैमरा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी नई बढ़ गई है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग इसको स्टोर रख सकते हैं। CCTV कैमरे हैं, इसमें हम लोग अपना जो है स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन एक बार आप कल्पना करिए, ये उस समय की बात है, आज से लगभग मान लीजिए 2500 इतिहास में तब जाएंगे तो 5 लाख वर्ष भी जो है पहले की भी बातें जो है हम लोग आज पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करते हैं, इन्हीं जो है स्रोतों से। तो एक बार कल्पना करिएगा आप कि जो है 5 लाख साल पहले और 50 लाख साल पहले, ठीक है,
यानी जो काफ़ी समय पहले जैसे कि पाषाण काल शुरू हुआ, तो वहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पर साहित्यिक स्रोत नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ जो है लिखते उखते तो नहीं उतना, भाई हम लोग की सभ्यता विकसित नहीं थी कि हम लोग जो है लिखें। यानी साहित्यिक मतलब क्या है, लिखावट हुई कुछ जो है वस्तुएं मिलना, इसी को हम लोग साहित्यिक कहते हैं। लेकिन क्या होगा, लिखावट साहित्यिक मिले या ना मिले, लेकिन पुरातात्विक तो मिलेगा ही। पुरातात्विक में क्या मिलेगा, पुरातात्विक में क्या है मैं आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि पुरातात्विक स्रोत में जो हम लोग के जो भवन निर्माण हो गया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं रहता है, उसका वो तो रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सिक्के जारी करते हैं लोग, जैसे कि मध्यकालीन में आपको देखने को मिलेंगे कि सिक्के जारी हुए हैं। फिर से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं अपने, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ यार ये लोग जो है पूजा करते होंगे। फिर कुछ गुफाएं मिली हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो इससे हम लोग को ये जानकारी मिलती है, इससे हम लोग अनुमान लगा पाते हैं सही सही कि जो है उस समय की जो पीढ़ियाँ रही होगी तो वो कैसे जो है रही होगी। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो है कोई अगर कंकाल पाया जा रहा है, मान लीजिए कोई कंकाल किसी के जीवाश्म पाए जा रहे हैं, तो उसे कैसे पता चलता है कि ये जो है कितने साल पहले के हैं, कितने साल पहले जो हमारी मानव सभ्यता थी। एक होता है C14, ठीक है, C14। ये क्या है, कार्बन डेटिंग है। इससे जो है हम लोग जो है किसी भी व्यक्ति की, यानी जो है हम लोग को जो मिलती हैं, जो कंकाल मिलती है ना मानव की, जो मिली हुई हैं, जो जीवाश्म मिले हैं, तो इससे हम लोग कार्बन डेटिंग से हम लोग पता कर सकते हैं उस व्यक्ति की जो है एज कितनी रही होगी, और वह जो है हड्डियाँ जो हम लोगों की मिली है वो कितने साल पहले की है, कितने साल पहले की जो है यहाँ पर मतलब हम लोग को प्राप्त हुई है। तो ये दो चीज़ें डिफाइन होती है, तो हम लोग इससे बहुत कुछ अनुमान लगा पाते हैं। तो मैं आपको आगे जो भी मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, पर यहाँ बस आपको समझा रहा हूँ आखिर स्रोत क्या होते हैं। पूरी क्लास में हम लोग को जो है स्रोत ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत, फिर आगे जाएंगे ना तो हम लोग जो है पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें भवन निर्माण की जो कुछ बातें हैं, मूर्तियाँ हैं, तो ये सब हम लोग जो है इससे बाद में पढ़ेंगे, मतलब नीचे। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोत को भी जो है क्या किया गया, इसको मान लीजिए प्रकार के प्रकार हैं इसमें भी। इसमें क्या किया गया ना कि दो चीज़ों को बांटा गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। पहला क्या है ना कि साहित्यिक स्रोत में एक देसी साहित्य है, यानी जो भारत के लोग हैं, जो हमारे ही भारत के लोग हैं, जो चीज़ें लिखे होंगे अपने जो है अपने द्वारा जो लिखे होंगे, ठीक है, या चाहे प्राचीन काल में हो, मध्यकाल में हो, ठीक है, जो लिखे होंगे इसके हम लोग क्या कहेंगे, देसी साहित्य, यानी जो है हमारे ही जो लोगों ने लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग देसी साहित्य कहेंगे। लेकिन एक और है विदेशी साहित्य। कुछ लोग मान लीजिए जैसे कि अशोक का जो शासक था, जब शासन था, तो उसमें क्या था कि कुछ विदेशी यात्री आए हुए थे। तो जो विदेशी यात्री आए हुए थे ना, तो ये भी एक हमारा एक तरह से साहित्य का काम करता है। कैसे काम करेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया हुआ है विदेशी, जैसे आप लोगों ने फायान का नाम सुना है, वो व्यक्ति आया था, तो आए हैं तो क्या किए हैं ना ये लोग कि अपना एक यात्रा वृतांत लिखे हैं, यानी अपने एक मतलब जो है यहाँ से जो गए हैं तो वो लिखे हैं कि हाँ जो है मतलब मैं इस अशोक के शासन काल में गया था, और वहाँ पर जो है हमने जो ये बातें देखी हैं, तो वहाँ का जो है राजा जो है कैसे दान करता है, कैसे अपना राज करता है, कैसी उसकी आर्थिक परिवर्तन करता है, ठीक है। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विदेशी जो लोग आए थे। आप इसे समझ गए होंगे कि जो है साहित्यिक स्रोत को दो चीज़ों में बांटा गया है, पहला देसी साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य। देसी साहित्य मतलब जो भारतीय लोगों ने लिखा हुआ है, और विदेशी साहित्य मतलब जो ग्रीक लोग यानी जो विदेशी लोग जो हैं जो भारत में आए थे यात्रा करने के लिए, और यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं लेकर गए हैं उसे। अब हम लोग देखेंगे तो अगर देसी साहित्य में भी देखें ना, तो यहाँ भी दो चीज़ें बांटी गई हैं। एक तो धार्मिक साहित्य होगा, यानी जो धर्म पर लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है। दूसरा हो गया लौकिक साहित्य, इसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी ये जो किताबें जो लिखी गई हैं, जो लौकिक साहित्य है, ये किसी धर्म पर नहीं है, ये जो है विकास पर, जैसे कि एक धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई भगवान या किसी धर्म को लेकर इसमें नहीं बताया गया, इसमें विकास की बातें की गई हैं। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, जैसे कौटिल्य ने लिखा है, जैसे आप लोग जो है चाणक्य का जो अर्थशास्त्र आप लोग कहते हैं ना, वो भी तो क्या है, वो धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें हैं। दूसरा क्या है, कालिदास की किताबें हैं, फिर से बाबरनामा है, इसमें जो है उनकी लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि देखिए देसी साहित्य भी दो प्रकार का होता है, धार्मिक और लौकिक, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसमें हम धार्मिक साहित्य को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला तो एक ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, दूसरा नास्तिक साहित्य।
तो ब्राह्मण साहित्य जो है इसमें कौन कौन से हैं, तो जो हमारे वेद हैं आप लोग जानते होंगे, जो साम वेद है, यजुर्वेद है, ठीक है। तो और जो ऋग्वेद है जो हमारा सबसे पुराना है, तो ये जो वेद है, वेदांत है, पुराण है, महापुराण है, ये सब क्या है, ब्राह्मण साहित्य हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, नास्तिक साहित्य। नास्तिक साहित्य में कौन कौन आ जाएंगे, तो बौद्ध जो साहित्य है, जैन धर्म है, यानी बुद्ध भगवान के समय जो मतलब जो बौद्ध हैं, बौद्ध और जैन धर्म के समय जो है जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो ये भी क्या है, हमारे स्रोत के लिए काम करती है। देखिए हमें जो है इतिहास के स्टूडेंट होते हुए हम लोग को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम लोग को किसी धर्म या किसी भी जाति को लेकर बायस नहीं होना है, यानी किसी को लेकर जो हम लोग को ये मान कर नहीं बैठना है कि हाँ यही सत्य है, यही सब कुछ है। हम लोग को जो है सीखना है, ठीक है। सीखने के लिए थोड़ी हम लोग को ऊपर नीचे बातें थोड़ी सीखनी पड़ेगी, यानी कहने का मतलब इतिहास में जो लिखा हुआ है या इसे जो है हम लोग को एक बार समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि बौद्ध और जैन क्यों रखा गया है, वेद क्यों रखा गया है। ऐसे एक बार कल्पना करिए कि बौद्ध धर्म की जो किताबें होंगी, मैं आपको बताऊंगा नीचे की कौन कौन सी किताबें, एक सूत पिटक है और एक विनय पिटक है और ऐसे भी बहुत सारी किताबें हैं। तो ये जो किताबें होंगी ना, तो एक बात याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई किताब लिख रहा है ना, तो वो न चाहते हुए भी वो अगर अपने ही मतलब वो लाभ के लिए लिख रहा हो, लेकिन उसमें न चाहते हुए क्या होगा, वहाँ की जो पूरी जो पर्यावरण होगा, यानी उस भूभाग का जो बातों को भी उसमें लिख देगा वो, ठीक है। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए कहा जाए ना, जैसे कि अपने ही जैसे कि आप अपने जीवन परिचय लिख कर देखिए, आप उसमें आप ये ज़रूर लिख देंगे कि आपके आसपास का वातावरण कैसा था, कैसे विकास कैसा था, आपके घर की जो परेशानियाँ क्या रही होंगी, तो आप जो है अपने परिचय में लिख देंगे। तो वैसे ही जो है ये किताबें भी जो हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए जो है बहुत उपयोगी हैं। आखिर हमारे इतिहास में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा था, तो हम जो है इन किताबों से जो है जान सकते हैं। आगे आएंगे हम लोग, तो पुरातात्विक स्रोत में जो है मैं बताया हूँ कि ये है ये, ठीक है। इसको हम लोग नीचे देखेंगे और अच्छे से अभिलेख जो है। अब देखिए इंपॉर्टेंट्स डिटेल्स, यानी जो है यूपी पीसीएस में जो है क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ से, जैसे कि मैं बताया हूँ ना, जैसे वेद है, पुराण है, महापुराण है, तो इन सब से क्या है कि इनके अंदर से जाकर जो है कुछ डिटेल्स पूछ लिया है जो एग्जाम ने, तो इसको जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले वेद, ठीक है ना। तो वेद को जो है आप एक बार, अब देखिए मैं पीडीएफ में जो है सारी बातें लिख दिया हूँ, आप मेरी बातें सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ नई बातें भी मिलेगी, तो आप इसे एक बार सुनेंगे और एक बार इसको पढ़ेंगे और एक बार आप फिर रिवाइज कर लेंगे, तो आपको जो है 99.9% जो है आपका तैयार हो जाना चाहिए, आप अगर मन से करते हैं तो। बाकी देखिए इसमें एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए वेदों से जुड़ी हमारी क्या बातें हैं, तो अगर एग्जाम में देखिए क्या पूछ सकता है ऐसे कि जो है वेदों के जो है संकलनकर्ता कौन थे, ठीक है। तो ये जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, आप इस नाम को नोट करके रखिएगा। इनको जो हम लोग वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। वेदों को संहिता तथा सूत साहित्य भी कहा जाता है। सूत साहित्य मतलब मैं आपको बता दूं कि सूत साहित्य क्या होता है। सूत साहित्य मतलब सुनने पर आधारित, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं छोड़िए, मेरे दादाजी होंगे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते होंगे, तो वो क्या करेंगे ना, कुछ बातें अपने बेटे को बताए होंगे, ठीक है, वो जो है हमें कुछ बताए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको लिख कर जो है इसे एक किताब बना देंगे। एक ऐसे ही कल्पना करिए कि उसमें क्या था ना कि सूत साहित्य यानी सुनने पर आधारित हुई जो है साहित्य थी, जिसे बाद में संकलित किया गया है, ठीक है। संकलित किसने किया, तो वो जो है वेद व्यास ने किए थे। वेदों की संख्या 4 है, आप सभी जानते हैं। ये जो है यहाँ से क्रम है, सबसे पुराना हमारा जो है ऋग्वेद है, ठीक है, फिर से सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप जो याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको हम लोग त्रिवेद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवेद। यानी त्रिवेद जो है पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो है त्रिवेद से आपका क्या तात्पर्य है, या त्रिवेद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार अथर्व जो वेद है, जो हमारा सबसे बाद में जो बना है, अथर्ववेद जो है, यह त्रिवेद का हिस्सा नहीं है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि जो है अथर्ववेद जो है त्रिवेद का हिस्सा है या नहीं, या अथर्ववेद को जो है हम लोग त्रिवेद कहते हैं या नहीं। तो ये आप जो है इसे देखिए, क्योंकि पीसीएस वाले ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये जो है हमारा जो है ये जो है 4 किताबें हैं,
आप इसे समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, वेदों के बाद किसकी रचना की गई? तो वेदों के बाद जो है वेदांग की रचना की गई है। वेदांग क्या है? तो वेदांग जो है ना, वेदांग वेद को समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई है। इसमें जो है 6 अंग जो है वेदांग दिए गए हैं। इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप, और यहाँ पर जो एक फिगर है मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। तो वेदांग में जो क्या है कि जो नेत्र है ना, किसी जैसे कि मनुष्य का जो नेत्र है उसको हम लोगों ने इसमें जो है वेदांग में क्या कहा गया है? ज्योतिष कहा गया है। ठीक है। कान को क्या कहा गया है? निरुक्त कहा गया है। नाक को शिक्षा कहा गया है। मुख को, यानी जो मुंह है ना, मुख, इसको हम लोग ने जो वेदांग में क्या कहा गया है? तो व्याकरण कहा गया है। और हाथ को कल्प कहा गया है। और जो पैर है ना, पैर, उसको क्या कहते हैं? छंद कहा गया है इसमें। तो वेदांग जो है इसको जो है वेदों को समझने के लिए, ठीक है, एक नहीं होता एक हेल्प बुक, वैसा ही कुछ मान लीजिए। तो वेदों को पढ़ने से पहले आपको वेदांग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई पढ़ रहा होगा ना तो इसे भी पहले पढ़ना पड़ेगा। आप इसमें जो ज़रूरी बातें हैं आप इसे याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हम लोग आते हैं तो क्या है? महापुराण को पढ़ेंगे। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। और जो है सबसे बड़ा पुराण जो है स्कंद महापुराण है। पुराणों के लेखक जो है महर्षि लोमहर्ष, ठीक है, या उनके पुत्र उग्रवासा ऋषि को माना जाता है। पुराणों के लेखक किसको माना जाता है? पुराणों के लेखक जो है महर्षि लोमहर्ष को या उनके पुत्र उग्रवासा ऋषि को माना जाता है। यहाँ पर जो है मैंने जो है 18 जो है लिख दिया है, पुराणों के नाम लिख दिया है। आप इसे देख लीजिएगा, इसे याद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो इतना डिटेल में जो एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, जो मैंने बताया ना कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे जो प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण है, और सबसे जो है बड़ा पुराण है वो क्या है? स्कंद महापुराण है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बाकी इनको जो है मैंने दे दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और आपको याद करने की और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग आते हैं उपनिषद में। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो है गुरु के समीप या आसपास बैठ के जो है शिक्षा लेना होता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो गुरु के पास बैठकर वहाँ से शिक्षा लेता है, उनसे कुछ बातें सीखता है, तो उसे जो है उपनिषद कहा गया। नहीं, इसका अर्थ है, उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है तथा इनका विषय वस्तु आत्मा एवं ब्रह्म है। देखिए आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तो इतिहास में जो है आगे जाएंगे तो लगभग हमको लग रहा है मतलब बौद्ध धर्म के समय ही इसमें बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ होती हैं आत्मा एवं ब्रह्म को लेकर। और यहाँ पर जो बहुत सारे जो है हमारे देश में जो धर्मों को लेकर जो है भी बहुत पहले भी लड़ाई हो चुकी हैं, और इसमें बहुत कंपटीशन होता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। और जो सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये कोई जो है कोई प्रेस, कोई गोरखपुर का जो प्रेस है उसने जो है बुक को लिखा हुआ है, फिलहाल शायद संकलित की होगी, ठीक है। तो हम लोग जो है अब महाकाव्य को पढ़ते हैं। आखिर महाकाव्य क्या है? तो महाकाव्य जो है 2 हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। रामायण किसे कहते हैं? तो रामायण तो आप सब लोग जानते होंगे, पर एग्जाम के लिए यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ को जो है आदि काव्य कहा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि आदि काव्य किसे कहते हैं, महाभारत को या रामायण को, तो रामायण को जो है आदि काव्य कहा गया है। इसके लेखक कौन है? तो वाल्मीकि महर्षि हैं। इनको जो है रत्नाकर नाम से भी जो है जानते हैं। रत्नाकर कौन थे? तो रत्नाकर जो है, अब इसकी कहानी आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, या इसकी कहानी आप जानते होंगे। एक जो है डाकू थे, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि को जो है आदि कवि का दर्जा प्राप्त है, यानी जो महर्षि वाल्मीकि है ना, इनको आदि कवि का भी दर्जा प्राप्त है। रामायण के जो है, ये देखिए, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राम मंदिर बन रहा है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसे आप ध्यान में रखिएगा। रामायण के कुल जो है 7 अध्याय हैं, यानी इसे 7 कांड भी कहते हैं। मूलतः जो है इसमें 6000 श्लोक थे,
ठीक है। लेकिन आज कितने श्लोक हैं? इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसको जो है और परिभाषित किया गया है। 12वीं शताब्दी के दौरान तमिल रामायण की रचना इरामवतारम, ठीक है, इरामवतारम के नाम से कवि कंबल ने किया था। किसने किया था? कवि कंबल ने। देखिए आप लोग, मैं बता दूं कि आप लोगों ने रामायण तो अपने एरिया में जानते होंगे, उत्तर भारत में जो होती है, जो हम लोग क्या होती है, लेकिन जो है तमिलनाडु यानी जो है तमिल में भी जो है रामायण होती है और बांग्ला में भी रामायण होती है। तो ये एग्जाम के लिए जो है ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आप प्लीज़ एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। बांग्ला रामायण की जो रचना है बंगाल के शासक जो है बर्बक शाह जो बंगाल का शासक था, ठीक है, उसके समय में जो है कृतिवास ने किया था। इस पुस्तक को जो है बंगाल का बाइबल भी कहते हैं। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बंगाल का बाइबल किसे कहते हैं, तो रामायण को कहते हैं। ये राम जी और सीता जी हैं, ये जो है सीरियल सबने देखा होगा बचपन में। दूसरा महाकाव्य है हमारा महाभारत भी सबने देखा है बचपन में। इस महाकाव्य के जो है कथावाचक जो है वेद व्यास को माना जाता है, जबकि इसके लिपिक यानी कि लेखन कार्य भगवान गणेश को माना जाता है। तो आप यही देखिए एग्जाम में ये भी इम्पोर्टेंट है। और कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर डाउट होने वाली बातें हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा ना, तो आप इसे समझ लीजिएगा कि जो वेद व्यास थे ना, वेद व्यास ये लिखे नहीं हैं, ठीक है, अपने हाथों से इसको लिखे नहीं हैं। किसने लिखा है? तो गणेश ने लिखा है। क्लर्क देखिए, क्लर्क आप जानते हैं ना, क्लर्क जो लिपिक कार्य करते हैं, तो क्लर्क का काम किसने किया था? पहले गणेश भगवान ने किया था। तो वेद व्यास ने क्या किया था? ये वेद व्यास जो है बैठकर कथा सुना रहे थे और ये जो गणेश जी हैं वो इसे लिख रहे थे। प्रारंभ में जो है इसमें जो संख्या थी, ठीक है, इसमें जो श्लोकों की जो संख्या थी, सॉरी यहाँ पे श्लोक होगा, श्लोकों की संख्या जो है 8,800 थी। तो इसे हम लोग क्या कहते थे? इसे जो है जय संहिता कहते थे, जय संहिता, याद रखिएगा। लेकिन इसमें जब 24,000 श्लोक हो गए, 24,000 श्लोक हो गए, तब इसे महाभारत कहा गया। महाभारत से पहले नहीं कहा जाता था, पहले जय संहिता कहा जाता था। लेकिन इसमें जब श्लोकों की संख्या जो है इसमें बढ़ गई ना, तो इसे क्या कहा गया? इसे जो है महाभारत तब कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य नामक स्थान पर माना जाता है कि वेद व्यास के वंशज ने इस कथा को सुनाया था। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए जो उत्तर यूपी में एक सीतापुर एक जिला है, ठीक है, इस जिला में जो है एक जो है जगह है जिसका जगह का नाम क्या है? नैमिषारण्य, ठीक है। इस जगह पर जो है माना जाता है ना कि वेद व्यास के जो वंशज थे, ठीक है, जो वंशज जो थे उनके, उस कथा को जो है वहाँ पर सुनाए थे। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पीसीएस में तो अक्सर पूछते हैं। और जो है अच्छा यूपी पीसीएस के आर में भी जो है पिछली बार में या इसके पहले जो क्वेश्चन पूछ सका है, मैं जब पीवाईक्यू कराऊंगा ना, तो इसमें सारी बातों का जिक्र एक बार अच्छे से इसको डिटेल भी दे दूंगा वहाँ पे। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें जो है छठा जो पर्व है ना वो भीष्म पर्व है, और इसी में भागवत गीता का उल्लेख किया गया है इसी छठा पर्व में। महाभारत का जो है 12वां जो पर्व है शांति का पर्व है। सभी पर्वों में सबसे बड़ा जो है कौन सा पर्व है? तो 12वां है। तमिल भाषा में महाभारत की रचना जो है पेरुंग देवनगर ने किया, जबकि तेलुगु भाषा में नन्नय्या एवं तिकन्ना ने लिखा है। तो ये भी याद रखिएगा तमिलनाडु में। देखिए जो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है ना वो मतलब उसी की तरह मतलब उसी के लिए ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कुछ आपको बियॉन्ड नहीं कि ऐसा मत समझिए कि ये जो बहुत बोझिल होता जा रहा है और इसमें आपके लिए उपयोग के लिए कुछ नहीं है। तो सारी चीज़ आपके उपयोग के लिए, आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा भाई बोरिंग अगर हो रहा हो ना, तो ये इतिहास के जो है स्रोतों की क्लास है, थोड़ी सी बोरियत हो सकती है, लेकिन इसके बाद आपको कहानी की तरह पढ़ने को मिलेगा। आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ के भी हम लोग डिटेल में जाएंगे। बौद्ध ग्रंथ में जो है क्या क्या हुआ है, तो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ की जो है पुस्तकें जो है आपको मैं बताया था। तो ये जो स्रोत है तो बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या मिला है, तो एक विनय पिटक मिला है। तो इसमें क्या क्या जो रखा गया है, इसमें जो है संघ के नियम, यानी जो संघ क्या होता है, जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर जो है इसकी जो है पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो संघ के नियम यानी जो है वहाँ का जो ग्रुप था एक तरह से वही मान लीजिए, उसके जो कैसे नियम रहेंगे, इसे उपाली ने लिखा है, ठीक है। दूसरा है सुत्त पिटक है,
इसमें जो है धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। शुद्ध पिटक में ना वो जो है धार्मिक सिद्धांत जो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत है ना, उस चीज़ का उल्लेख किया गया है। और यह जो है सबसे बड़ा सर्वोच्च पिटक है। इसके लेखक जो है बुद्ध के शिष्य जो है आनंद हैं, इसे याद रखिएगा। और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक है। इस पुस्तक में बौद्ध धर्म की जो है धार्मिक विवेचना की गई है। इसके लेखक मोगलीपुत्र तिस्सा है। इसके जो लेखक जो हैं मोगलीपुत्र तिस्सा हैं। नागसेन का मिलिंदपन हो, यह भी बौद्ध धर्म के समय ही लिखा गया है। इस किताब में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यौवन शासक जो था मिनांडर के जो है वार्तालाप का संग्रह, यानी जो दोनों लोग क्या किए थे, वार्तालाप किए थे। यानी पहले वार्तालाप होता था, कई भी मिले हैं, कई चीज़ें मिली हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है। नोट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सिंगली ग्रंथ, दीपवंश एवं महावंश, यह पुस्तक जो है मौर्य वंश की जानकारी देती है। ये जो पुस्तकें हैं ना, किसकी जानकारी देती है? या मौर्य वंश की। अश्वघोष द्वारा लिखित सौंदरानंद एवं बुद्ध चरितम, नागार्जुन द्वारा लिखित माध्यमिक कारिका सूत्र। नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन ने जो है कुछ पुस्तकें लिखी हैं, तो आप इसे देखिएगा और प्लीज़ इसे ध्यान से समझ कर इसे आप याद भी कर लीजिएगा। नागार्जुन को जो है भारत का हम लोग आइंस्टीन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये जो है विनय पिटक है, सुत्त पिटक है। और यहाँ पर जो है फिगर जो है लगा दिया गया है, आप इसे देखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैन ग्रंथ में देख लेते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी, यानी जो है ये मतलब अर्धमगधिक भाषा में लिखी गई थी। इसकी कुछ पुस्तकें हैं, आप इसे भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं लौकिक साहित्य। तो हम लोग आ गए हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य कौन कौन से हैं? तो अर्थशास्त्र है, इसे किसने लिखा है? तो कौटिल्य, यानी जो है इसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। मुद्रा राक्षस है, इसे विकास दत्त ने लिखा है। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ ने लिखा है। बिल्हड़ की जो है विक्रमादेव चरित्र। पृथ्वीराज रासो की जो है चंद्रवरदाई। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखा है। महाभाष्य पतंजलि ने, ठीक है। इसी तरह जो है और सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको पूरी डिटेल यहीं पर दे दी गई है। आप इसे देखिएगा और इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ विदेशी यात्री हैं, इनके भी कुछ विवरण हैं। कौन कौन से विदेशी यात्री हैं? एक मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मेगास्थनीज जो है एक विदेशी यात्री थे। एक कब आए थे? मौर्य काल में आए थे, और यहाँ से जो है मौर्य की जानकारी मिलती है। देखिए, जब मेगास्थनीज जो मौर्य काल में आया होगा, जो किताब लिखा होगा, तो मौर्य की जो है जानकारियों को उसमें दिया होगा, ठीक है। तो इससे जो है हम लोग के इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास मतलब कि मौर्य का उस समय की जो है पर्टिकुलर जो मौर्य काल है उस समय की मिलती है। दूसरा यात्री आया भारत में, कौन सा? तो एक जो है डायमेकस था, ठीक है। यह जो है मौर्य काल के बिंदुसार के समय आया हुआ था। इससे हमें जानकारी मिलती है। फिर से डायनेशियस हैं। फिर फायान की लिखी हुई जो है एक पुस्तकें फो को की, इसे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। वैनसांग की यात्रा से हमें हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है। फिर से इब्न बतूता पहन के जूता, ठीक है। इसने जो एक रेहला नाम की पुस्तक लिखी, इससे हमें क्या मिलता है? तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। तो ये पूरा तात्विक स्रोत है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो अभिलेख है, सिक्के हैं। अभिलेख में अशोक के अभिलेख को हम लोग को पढ़ना है, नगनिका के अभिलेख को, चालुक्य के अभिलेख को, इन सबको हम लोग को पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पर जो है गुफाएँ हैं, इन सबको पढ़ना है। फिर से मूर्तियाँ में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ को पढ़ेंगे। फिर गुप्तकालीन मूर्तियाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है स्रोतों की जो हम लोगों ने पूरी क्लास यहाँ पर ख़त्म कर ली है। तो मैं बताता हूँ कि आपको जो इतिहास के जो स्रोत बताए गए हैं ना, यहाँ पे एक काम करिएगा, इसे आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो स्रोत हैं ये क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो इसी की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके आगे मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में कौन सी काल? तो जो है पाषाण काल के जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पाषाण काल में पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल के बीच जितने पार्ट होते हैं उसको पढ़ेंगे।
फिर से नवपाषाण काल पढ़ेंगे, फिर बीच में जो मध्य पाषाण काल था उसको भी पढ़ेंगे, और यहीं पर जो हम लोग पढ़ेंगे कि आग की खोज कैसे हुई और कब हुई, कब इसकी। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, स्रोत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारी चीज़, जो फैक्ट चीज़ें होती है ना, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें आपको जो है उसमें संकलित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हम लोग का जो बैच है, ठीक है, जो बच्चे नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो है बैच बिल्कुल फ्री है, इसमें प्री मेंस दोनों की जो है तैयारी इसमें कराई जा रही है। आप इसे देखिएगा, इसे समझिएगा, इसे आप जो है याद भी रखिएगा। अगर आपको बता दूं कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होता है एग्जाम को लेकर, किसी पुस्तक को लेकर कोई डाउट होती है ना, तो आप कमेंट करिएगा, मैं खुद पर्सनली। अगर ऐसे ना हो तो आप कम्युनिटी जो होता है, शायद कम्युनिटी होता है ना, वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ पर मतलब मैसेज करिएगा, क्योंकि वहाँ का मैसेज जल्दी शो करता है। तो आपको जो है पूरी तरह से जो है ध्यान दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।